नमस्कार, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका भारत लाइव में। और आज के बिग स्टोरी में एक बड़ी खबर लेकर के आपके सामने हाजिर हुए हैं। थोड़ा सा धैर्य रखना होगा। और इस खबर में जो हम आंकड़े लेकर के आए हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी के थिंक टैंक कहे जाते हैं अमित शाह, उन्होंने बिहार को लेकर के अपनी एक रणनीति बनाई है। उस रणनीति के तहत वो बिहार आ भी रहे हैं, लेकिन इस रणनीति के तहत उनके बिहार आने और उससे ठीक पहले दिल्ली में मंथन का दौर चलने के बीच में कुछ जो हमारे सूत्र हैं, उन सूत्रों से जो हमें खबर मिली है, जिस तरह की जानकारी प्राप्त हो रही है, उसके अनुसार 5 ऐसे एजेंडे हैं जिसको लेकर के अमित शाह बिहार में आ रहे हैं। इन एजेंडों पर पूरी तरह से मंथन हो गया है और ये 5 एजेंडे जो होंगे वो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की उम्मीदवारी और नीतीश कुमार का मुख्यमंत्री कुर्सी दोनों को समाप्त कर देंगे। ये कैसे होगा आप भी सोच रहे होंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी, आपको पता है कि सत्ता के बिना नहीं रह सकती है। और ख़ास करके जहां उसकी सत्ता रही है वहां तो वो हर प्रकार से अपनी कुर्सी प्राप्त करने के लिए हर हथकंडा अपनाती है। कहा भी जाता है कि साम दाम दंड भेद राजनीति का ये सूत्र है और इस सूत्र पर आप कहीं से गलत नहीं होते हैं। नीतीश कुमार ने भी इसको आजमाया और अपने 17 साल के शासन में नीतीश कुमार 8 बार मुख्यमंत्री का कुर्सी जब प्राप्त किए, शपथ लिए, तो इसका सीधा सा मतलब है कि उन्होंने साम दाम दंड भेद का प्रयोग किया और बिहार की जनता को कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी नहीं लाने दिया। बिल्कुल उसी अंदाज में भारतीय जनता पार्टी पर कहा जा रहा है कि 2024 के चुनाव में एंटी इनकम्बेंसी आएगी। थोड़ा सा इससे पीछे जाएंगे तो ये 5 जो एजेंडे हैं वो एजेंडे आपको समझ में आ जाएंगे। इन 5 एजेंडों पर पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी फोकस है और यही 2024 में उसका मूल मंत्र भी होगा। 2014 की कहानी आपको पता है कि 2014 में नीतीश कुमार और अन्य विपक्षी दल कुछ को छोड़ दिया जाए, जैसे एलजेपी साथ में थी, हिंदुस्तानी आवाम पार्टी साथ में थी और लोक जनशक्ति पार्टी के साथ साथ आरएलएसपी साथ में थी। इन सारी जो 5 पार्टियां थी वो मिल करके बिहार में चुनाव लड़ी थी और 35 सीटें इन लोगों को आई थी। इन 35 सीटों में आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी ने किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन किया था और जिन सीटों पे खड़े हुए थे उसमें से लोक जनशक्ति पार्टी सभी सीटों पर जीती थी और 3 सीटों पर रालोसपा ने भी जीत हासिल किया था। 2014 में नीतीश कुमार की भद पिट गई थी, मात्र 2 सीटों पर सिमट गए थे। वहीं राष्ट्रीय जनता दल 3 सीटों पर था और कांग्रेस ने भी 3 सीटें प्राप्त की थी। इन सारी बातों को लेकर के यदि आप बिहार की राजनीति को देखें तो 2014 से बिल्कुल अलग चुनाव हुआ 2019 का, और तब भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन जो है 40 में से 39 सीटें जीता। लेकिन बात यहीं तक नहीं है, इन बातों में अड़ोसी पड़ोसी राज्य भी शामिल हैं जो इस बार का एजेंडा बना है। उस एजेंडे के तहत एकमात्र नीतीश कुमार को बैकफुट पर लाने, उनकी राजनीतिक कैरियर को द एंड करने के लिए, फिनिश करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की ये योजना अन्य राज्यों से होती हुई बिहार तक पहुंच रही है। सबसे पहले तो आपको बता दें कि अमित शाह ने जो प्लान बनाया है उसमें 2019 के चुनाव में जो सीटें जीत करके आई है जनता दल यूनाइटेड, उन सीटों पर उसका फोकस है। अगर आप बहुत गहराई से देखें तो खास करके जो क्षेत्र हैं जिसमें जीत करके आई है जनता दल यूनाइटेड, उनमें से मगध प्रमंडल के सीट हैं, कुछ सीटें जो है सीमांचल की हैं और सीमांचल में तो पूरी तरह से वो छा गई है। इसके अलावे मगध प्रमंडल के साथ साथ कुछ सीटें जो हैं वो भागलपुर एरिया की भी हैं, वो भी कहा जाता है कि सीमांचल से सटा हुआ क्षेत्र है। और इन सारे चीज़ों को लेकर के जो योजना बनी है उसमें सबसे पहली योजना है कि मगध प्रमंडल में भारतीय जनता पार्टी ने अपने पुराने दिग्गज सुशील कुमार मोदी को पूरा चार्ज दे दिया है। मगध प्रमंडल में सुशील कुमार मोदी अब पूरी रणनीति के साथ योजनाबद्ध तरीके से काम करना शुरू कर चुके हैं और मगध प्रमंडल की सभी सीटें, जो 7 सीटें हैं, उन सभी 7 सीटों पर इस बार जीत दर्ज करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने शुरुआत कर दी है। आपको पता है कि नालंदा, पटना साहिब, पाटलिपुत्रा, औरंगाबाद, जहानाबाद, नवादा और गया, आपको इसमें पता है कि गया में और अधिकांश सीटों पर आप देखिए तो जनता दल यूनाइटेड का कब्जा है। जहानाबाद की बात करें,
गया की बात करें, उसके अलावा नालंदा की बात करें, इन सारी सीटों पे जदयू का कब्जा है। वहीं पटना साहिब, पाटलिपुत्रा, औरंगाबाद में 3 सीटें जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के खाते में भी जाती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को इससे संतुष्टि नहीं है। वहीं 1 सीट एलजेपी को भी जाती है। और हम आपको बार बार बता रहे हैं कि इस पूरी योजना और रणनीति में क्या क्या है, वो पहला पॉइंट तो यही है कि मगध क्षेत्र में जो 3 सीटें उसके हाथ से निकल गई हैं, एलजेपी की जो सीटें हैं वो आप जोड़ के रखिए कि भारतीय जनता पार्टी के खेमे में ही रहेगा, और उसका हम आगे आपको बताएंगे। लेकिन मगध की इन 7 सीटों में से 7 सीट जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी रणनीति बनाना शुरू कर दिया है। इसके लिए आपको पता है कि क्या क्या हो रहा है, कौन कौन लोग इस क्षेत्र में जा रहे हैं, और सुशील मोदी को तो पूरा प्रभार ही दे दिया गया है। सुशील मोदी को हमने बहुत पहले आपको बताया था कि सुशील मोदी के साथ जिसे टैग किया गया है वो नाम भी हम बताएंगे, और वो नाम नीतीश कुमार के प्रबल विरोधी का है। अगली रणनीति की बात करें अगर, तो अगली रणनीति में जो आपने देखा होगा कि किस तरह से लोक जनशक्ति पार्टी को खंड खंड किया गया, इस रणनीति को लेकर के भी भारतीय जनता पार्टी अब पूरी तरह से पॉजिटिव रूप में आ गई है। आपने सुना भी होगा कि चिराग पासवान को लेकर के काफ़ी पॉजिटिव हो गई है भारतीय जनता पार्टी, और चिराग पासवान को जब बिहार में उसके साथ कोई नहीं रह गया तो चिराग पासवान को अपने खेमे में लेने के लिए हर वो शर्त मानने के लिए तैयार है। एक फैक्टर चिराग पासवान भी हैं, और चिराग पासवान को कहीं ना कहीं सीधे तौर पे अपने साथ लाने के लिए, और यहां तक कि पशुपति कुमार पारस को भी साथ लाने के लिए पूरी तैयारी चल रही है। आपको पता है कि 2019 के चुनाव में 2014 में भी 7 सीटें मिली थी, 6 जीत करके आए थे, और इस बार 6 सीटों में से 6 सीट जीत करके आए थे, और बेहतर परिणाम आया था। रामविलास पासवान तब जिंदा थे और उन्होंने जमकर मेहनत किया था। चिराग पासवान की मेहनत साथ नजर आई थी, और चिराग पासवान जब उनकी पार्टी अलग अलग हुई तब भी चिराग पासवान ने जिस तरह से अपनी पार्टी को, नई पार्टी को दिशा दी है वो आपको पता है। हमने आपको बताया था कि 2020 में चिराग पासवान को कहा जाता है कि नीतीश कुमार को कमजोर करने के सबसे बड़े सूत्र थे। एक बार फिर से चिराग पासवान को भारतीय जनता पार्टी अपने खेमे में लाने के लिए योजना बना रही है, और ये जो पूरे मामला है उस मामले में ये जो है वो दूसरा कड़ी है। तीसरी कड़ी में आपको बता दें, आप सोच रहे होंगे कि हम ये कड़ियां क्यों बता रहे हैं, तो तीसरी कड़ी में है कि अमित शाह ने बिहार का कमान अपने हाथ में लिया है। आपको पता है कि 2014 में अमित शाह ने इस देश के सबसे बड़े राज्य का कमान अपने हाथ में लिया था, उत्तर प्रदेश का, और वहीं से उनकी शुरुआत हुई थी नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने का। 2019 में उससे भी बेहतर परिणाम आए, क्योंकि जमीन और प्लॉट पहले से ही अमित शाह ने तैयार कर दिया था। विधानसभा चुनाव में क्या हुआ उत्तर प्रदेश में आपको पता है। अब इन सारी बातों को लेकर के सबसे बड़ी बात है कि सीमांचल की बात हम आपसे कर रहे थे, और सीमांचल की जो सीटें हैं उन 5 सीटों में से, और उसके साथ साथ जो सटे हुए भागलपुर, बांका, ये सब क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी कमोबेश अमित शाह का प्रभाव शुरू हो गया है। आपको पता है कि सीमांचल की एकमात्र सीट है जो भारतीय जनता पार्टी जीत करके आई है, अररिया की, और वो भी अंतिम समय में फैसला हुआ था प्रदीप सिंह को टिकट देने का। आपको बता दें कि सीमांचल में अब भारतीय जनता पार्टी के जो थिंक टैंक हैं अमित शाह, उनकी रणनीति काम करना शुरू कर चुकी है, और पहले से ही आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी के कई ऐसे नेता हैं जिन्हें हार्डकोर हिंदुत्व वाला नेता कहा जाता है, वो अपनी रणनीति शुरू कर चुके हैं। अमित शाह सीमांचल के क्षेत्र में क्यों जा रहे हैं ये हम अगले आपको ये में बताएंगे, अगली कड़ी में बताएंगे, क्योंकि जो हमने आपको बताया है कि कौन कौन से वो 5 एजेंडा हैं, उस एजेंडा में एक और एजेंडा जो 5वां एजेंडा है वो सबसे महत्वपूर्ण है। उसी एजेंडे के तहत अमित शाह बिहार आ रहे हैं, और बिहार में 2 दिवसीय उनका दौरा है। सीमांचल में उनके दौरा का जो आगाज होने जा रहा है ये 2024 के चुनाव की तैयारी है, और यहीं से नीतीश कुमार को समाप्त करने की तैयारी भी चल रही है। सीमांचल के जो पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार, अररिया, सुपौल, मधेपुरा, ये जो है इसमें से आप देख लीजिए कि एकमात्र सीट जो है वो जदयू से अलग हुई है,
जो भारतीय जनता पार्टी के खेमे में आई है और एक सीट किशनगंज की है वो कांग्रेस के खेमे में गई है। इसका सीधा सा मतलब है कि इन सभी सीटों में से पूर्णिया जनता दल यूनाइटेड के खाते में गया है, कटिहार जनता दल यूनाइटेड के खाते में गया है, सुपौल जनता दल यूनाइटेड के खाते में है, मधेपुरा जनता दल यूनाइटेड के खाते में है और पूर्वी बिहार के 2 सीटें भागलपुर और बांका भी जदयू के खाते में है। इसका सीधा सा मतलब है कि इन 7 सीटों पे अब पूरी तरह से नज़र भारतीय जनता पार्टी की और अमित शाह की है। इसके लिए कौन सी योजना बनाई गई है हम बताते हैं अगले एजेंडे में, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि एक एजेंडा जो चौथा एजेंडा है वो ये है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने एक जो रास्ता तैयार किया है उस रास्ते में आरसीपी सिंह एक बड़े फैक्टर के रूप में सामने आ रहे हैं। जो सूत्र हमारे बता रहे हैं उस सूत्र के हिसाब से अब आरसीपी सिंह पार्टी ज्वाइन करने नहीं जा रहे हैं, भाजपा ज्वाइन करने नहीं जा रहे हैं, बल्कि वो अपनी पार्टी बना करके, जिस तरह से आपने देखा होगा कि जीतन राम मांझी, मुकेश सहनी, चिराग पासवान छोटी छोटी पार्टी होकर के भी सहयोग कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी का, बिल्कुल उसी अंदाज में इस बार आरसीपी सिंह को खड़ा किया जाएगा और आरसीपी सिंह जनता दल यूनाइटेड के भीतर सेंधमारी जरूर करेंगे। पता है सबको कि लंबे समय तक रहे हैं और इतना तो जरूर तय है कि आरसीपी सिंह का जो नया अवतार होगा वो, जैसा कि आपने सुना भी होगा कि भारत लाइव के साथ बातचीत के दौरान आरसीपी सिंह के बहुत करीबी कहे जाने वाले अमित सिंह ने क्या कुछ कहा। इससे पहले जितेंद्र नीरज लगातार अपनी बातें कह रहे थे और आरसीपी सिंह इस पूरे मुद्दे पर चुप हैं, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं और दिल्ली में बैठ करके रणनीति बना रहे हैं। इस पूरी रणनीति में कहा जा रहा है कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी की पूरी सहमति है और इस सहमति के साथ उनकी पार्टी का जल्दी ही लॉन्चिंग होगा और बहुत ही धमाकेदार लॉन्चिंग होगा जिसमें बहुत कुछ देखने को मिलेगा। इन सारी बातों के साथ साथ जो 5वां और अंतिम जो एजेंडा है वो एजेंडा नीतीश कुमार और खास करके नीतीश कुमार के कारण पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के लिए बड़ा ही शॉकिंग है। आपको बता दें कि अमित शाह इस देश के गृह मंत्री हैं, उनके हाथ में पूरा का पूरा प्रधानमंत्री के बाद दारोमदार है। बिहार और पश्चिम बंगाल के कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी लगातार एग्रेसिव रही है और गृह विभाग भी रहा है, जिसमें घुसपैठ की बात कर लें और खास करके ये वैसे क्षेत्र कहे जाते हैं जहां से समाजवादी कहे जाने वाले और सेकुलर कहे जाने वाले दलों को फायदा मिलता है। इसके पीछे कहा जा रहा है कि बांग्लादेशी घुसपैठ, रोहिंग्या आदि का जो एक बड़ा वोटर बैंक तैयार हो गया है वो है। इस पूरी बात को लेकर के इस एरिया का जो मैपिंग है वो कराने की बात हो रही है, इसकी जनगणना कराने की बात हो रही है और साथ ही बिहार और बंगाल के कुछ क्षेत्रों को मिला करके सीमांचल को एक अलग राज्य, जी हाँ बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, इसकी पूरी योजना बन रही है। सीमांचल को एक अलग राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के रूप में मान्यता देने की पूरी तैयारी चल रही है और संभावना ज़्यादा है कि लोकसभा चुनाव से पहले ये हो जाए, क्योंकि अमित शाह का इस क्षेत्र में आना, 2 दिनों तक रहना और अधिकारियों के साथ साथ वहाँ जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट है उन सारे को कलेक्ट करने के बाद सबसे बड़ा घाटा अगर किसी को होगा तो वो नीतीश कुमार है और नीतीश कुमार के साथ साथ ममता बनर्जी का भी बहुत बड़ा घाटा होने जा रहा है, क्योंकि ममता बनर्जी के भी बहुत सारे ऐसे लोकसभा क्षेत्र हैं जो इस सीमांचल वाले जो नया कॉन्सेप्ट आ रहा है उस कॉन्सेप्ट में समाहित हो जाए। ऐसी स्थिति में बहुत सारे सीट अलग हो जाएंगे और यहाँ सीधी तौर पे हिंदू बनाम अदर हो जाएगा। यानी कि ये एजेंडा भारतीय जनता पार्टी का ड्रीम एजेंडा है और इस एजेंडा पर यदि अमित शाह ने मुहर लगा दिया तो ये मान के चलिए कि 2019 से भी बेहतर परिणाम 2024 में ला सकते हैं। नीतीश कुमार का सारा सपना धरा का धरा रह जाएगा। लेकिन इन सब के साथ साथ एक और जो प्लानिंग है जो हमने बीच में नहीं बताया था, वो प्लानिंग है कि 1 महीना के अंदर में यदि सब कुछ ठीक ठाक रहता है, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच में संबंध इसी तरह के रहते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी वो काम करेगी जिससे कि इन संबंधों को तोड़ा जा सके
और इसके लिए तैयारी जबरदस्त ढंग से चल रही है। एक तरफ जहां चिराग पासवान बड़ी तैयारी में जुटे हुए हैं, आपको खबरों के माध्यम से भारत लाइव ने बताया कि संभावना व्यक्त की जा रही है कि चिराग पासवान मोकामा में अपने उम्मीदवार उतारेंगे और वो उम्मीदवार अनंत सिंह के परिवार से होगा। इसका सीधा सा मतलब है कि एक सीट जीत करके बिहार की विधानसभा में चिराग पासवान की एंट्री होगी। वहीं दूसरा गोपालगंज का जो सीट है उसमें आरसीपी सिंह की पार्टी चुनाव लड़ सकती है और वहां से उनकी एंट्री भी विधानसभा में होगी और यहीं से शुरुआत होगा नीतीश कुमार के आउट करने का, फिनिश करने का। तेजस्वी यादव के साथ मिल करके ये सरकार बना सकते हैं, क्योंकि आंकड़ों की जो कमी है वो आंकड़े ये दोनों पूरा करेंगे। कुछ इन लोगों के जो जीत करके आएंगे और कुछ जो ये लोग तोड़ करके लाएंगे, जो लोग इनसे प्रभावित होकर के दल छोड़ करके आएंगे, उन सारे लोगों को मिला करके एक नए तरह की राजनीति की शुरुआत होगी। और ये सबसे हिडन एजेंडा है, अंतिम एजेंडा है, जिसको लेकर के बिहार में एक नया तरह की राजनीति की शुरुआत होने जा रही है। ये पूरी खबर जो है आधारित है नेताओं के बयान और जो हमारे स्रोत हैं उन स्रोतों के आधार पर। खबर की सत्यता आने वाले समय में आपको प्रमाणित हो जाएगी, क्योंकि वक्त कम है और जल्दी जल्दी सब कुछ भारतीय जनता पार्टी को करना है। भारतीय जनता पार्टी बहुत तेज़ी से रणनीति के माध्यम से आगे बढ़ रही है और आपने देखा होगा कि किस तरह से जो हम बातें कर रहे हैं उसमें आप जोड़ घटा गुना भाग करना शुरू कर दीजिए और सोचना शुरू कर दीजिए कि सुशील मोदी का एक्शन में आना, चिराग पासवान का एक्शन में आना, आरसीपी सिंह का दिल्ली में डेरा डालना और अमित शाह का सीमांचल क्षेत्र में आना, कहीं ऐसा तो नहीं कि जो हम बातें कह रहे हैं उन सारी चीज़ों को एक साथ एग्जीक्यूट करके नीतीश की सरकार, नीतीश की पार्टी और नीतीश कुमार को राजनीतिक रूप से फिनिश करने का अंतिम जो फैसला है वो भारतीय जनता पार्टी ले चुकी है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरें और भी हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।